हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। खूब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग। आपका अधिकतर समय आंसर राइटिंग में ही बीत रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो हम लोग अपनी चर्चा में GS 1 वाले सभी पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं GS 2 वाला पार्ट, मेंस का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट ये है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन GS 2 के इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि GS 2 में सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं सिलेबस में। आइए देखते हैं सबसे पहले तो यही चीज़। तो ये रहा GS 2 का सिलेबस, ठीक है। और जब आप इसको देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये हूबहू वैसा ही है जैसा कि UPSC सिविल सर्विसेज का है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर रखा है इस सिलेबस को, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, पेपर का नाम है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 3 घंटे का पेपर होगा और यह 200 मार्क्स का है उत्तराखंड पीसीएस में, और यूपी में भी 200 मार्क्स का ही होता है, लेकिन यूपीएससी में ये 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 20 पॉइंट्स हैं। जब आप गिनने बैठेंगे इसको तो 20 पॉइंट आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तो इसका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जिस पे हम डिस्कस करेंगे अभी। उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, इस पे चर्चा रहेगी हमारी। लेकिन जरा नज़र मारिए इसमें, इसका सिलेबस देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने प्री एग्ज़ाम के दौरान इसकी काफ़ी चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी हैं, है ना। तो देखिए, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, RP, है ना, RPI एक्ट कह सकते हैं इसको, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। सेकंड पेपर को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो होगा वो तो कहलाएगा आपका आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। दूसरा कहलाएगा, या इसको हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। पहले वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। जब आप सिलेबस देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला क्या होगा आपका, पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे वाले पार्ट को हम कह सकते हैं गवर्नेंस। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, गवर्नेंस। मैं अभी दिखाता हूँ कि गवर्नेंस में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तीसरा आएगा आपका IR, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये करना ज़्यादा सही रहेगा, तभी हमको थोड़ी चीज़ें हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला पॉइंट है वो चलता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्टोरिकल वाले पार्ट से लेकर ये पहुंचेगा कहाँ तक, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज तक। तो इसमें ये सारी चीज़ें शुरुआत के जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट जो हैं वो तो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट। ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें भी हैं इसमें जो आपने प्री के दौरान हो सकता है ना पढ़ी हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए, जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी शुरू हो जाती है उसको हम मानेंगे क्या, गवर्नेंस वाला पार्ट, यानी कि शासन व्यवस्था। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। अब देखिए, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि रोल ऑफ NGO एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। NGO और स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, कई सारे संगठन हैं, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। हम यहाँ इस पॉइंट से मानना शुरू करते हैं कि ये गवर्नेंस वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। ज़रा पता लगाने की कोशिश कीजिए कि पेपर नंबर सेकंड में इन सभी पॉइंट से UPSC में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। एक प्रकार का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा है UPSC खुद आने वाले PCS के एग्जाम के लिए। ठीक है,
वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो सबसे वंचित वर्ग है उनके संबंध में क्या क्या स्कीम्स चलाती है सरकार वो, ठीक है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स किस में कवर होंगे? गवर्नेंस में। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि गरीबी और भूख से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, जिस पे भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जोर देती है। एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। सिटीजन चार्टर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, सो मैनी थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पार्ट। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स वाले एग्जामिनेशन तैयारी के दौरान ये सारे पॉइंट्स आपने कवर नहीं किए गए होंगे, तो ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। ओके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट तक हम देखते हैं कि आपका गवर्नेंस वाला पॉइंट आकर खत्म होता है कहां पर? रोल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। इसके बाद 4 पॉइंट और बचते हैं जिसको हमने तीसरे नंबर पे रखा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ये हो गया आपका IR वाला, यानी कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। इंडिया एंड नेबरहुड, ये बात हो रही है किसके? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। द्विपक्षीय, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब भारत से बाहर जो भारत के लोग रह रहे हैं अगले अन्य देशों में वे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये 4 पॉइंट संबंधित हैं किससे? आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। ओके, तो GS2 को इस 3 पार्ट में बांट कर देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब इसमें अच्छी बात सिर्फ यही है कि आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान ये वाला पार्ट ठीक ठाक पढ़ा होगा, लेकिन ये मेंस एग्जाम है, यहाँ प्रीलिम्स वाली अप्रोच काम नहीं करती, इसलिए आपको कलम उठानी होगी और लिखना शुरू करना होगा, तभी कुछ किया जा सकता है। ओके, तो आज हम चर्चा कर लेते हैं इसके पहले वाले पॉइंट की, जिसका नाम है देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन। दरअसल बात हो रही है कैसे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। ओके, तो इन सब चीज़ों में क्या कवर करने की जरूरत होगी, तो इसका आप देखेंगे क्या? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हमारा जो संविधान तैयार हुआ वो देन ब्रिटिश की ही है। वैसे किसकी देन है? ब्रिटिश के इवोल्यूशन सिस्टम की ही देन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई, सॉरी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंग्लैंड से, ठीक, और शासन करना, सॉरी, व्यापार करना शुरू करती है। तो हम देख सकते हैं कि सन 1600 से लेकर 1858 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी चल रही थी। ओके, जिसमें हम देखते हैं कि उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है 1773 में। तो ये वो पॉइंट है जहां से हमारे संविधान की शुरुआत मानी जाती है, और लगभग कई सारी किताबों में, कई सारे कंटेंट में यहीं से शुरुआत कर दी जाती है, और हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में भी यहीं से इसकी शुरुआत करी गई है। तो आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक की जो भी गतिविधियां हैं, है ना, नियम से संबंधित, इसका संबंध संविधान से बनता है लास्ट में, वो सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप आपसे फीचर्स पूछ ले कि भैया बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या लक्षण थे। तो इसमें आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ना, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का भी चार्टर एक्ट है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। यहीं से भी पॉइंट्स हो सकता है कुछ पूछ ले आप लोगों से। और फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो कैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, कैसे उसकी शक्तियां कम कर दी गई, इत्यादि इत्यादि, ये सब आप लोगों को ये सारी बातें पता हैं। उसके बाद इंडिया किसके अधीन रख दिया जाता है?
क्राउन, यानी कि भारत को सीधे किसके अंतर्गत लाया गया? ब्रिटिश मुकुट के नीचे, यानी कि महारानी के नीचे आ गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कह सकते हैं जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। और अब जो जो प्रतिनिधि भारत में है वे वाइस रॉय कहलाएंगे। तो पहले कौन से थे? लॉर्ड कैनिंग थे, आप जानते हैं। 1857 की क्रांति हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। तो 1858 के बाद भी हमारा संवैधानिक विकास जारी है एक बैकग्राउंड के रूप में, और हम इसको देख सकते हैं कि कैसे 1858 के बाद 1892 का काउंसिल एक्ट, सॉरी 1861 का है ना, 1861 का है, 1892 का है, और इस बीच हम देखते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हो गई है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है। 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाला एक्ट पता ही है आपको। मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मिंटो वाइस रॉय हैं, सारी बातें पता हैं आपको। फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ये सारी बातें। फिर आप देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी कि हमें वो सारी चीज़ें खोजनी हैं जो आपको संविधान के विकास की तरफ ले जा रही हैं। इसी दौरान हम बीच में से अगर एक चीज़ को निकालें तो हमको पता चलता है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 की है। क्या पता चलती है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिखने को आ जाए। इसी प्रकार भारत के भविष्य का फैसला, भारत के भविष्य का फैसला यहाँ नहीं होना है, कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। तो हमको 3 चीज़ें पता चलती हैं, यानी कि एक चीज़ पता चलती है जिसका नाम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, जो 3 बार हुई। उसका पर्पस भी क्या था? यही था, संविधान के लिए ही बातचीत चल रही है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3rd जो होती है, उसका आउटकम ये निकला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। याद आ रहा है ना आपको? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हमारे संविधान का, जानते ही हैं आप। फिर 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। प्रांतीय चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव होते हैं, ठीक है, याद आ रहा है ना आपको? प्रांतीय चुनाव होते हैं। कांग्रेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का 28 माह का शासन चलता है, 28 माह का शासन। ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, लेकिन इसका संबंध क्लोजली हमारे संविधान से भी है। ओके, आगे हमको पता चलती है बात, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। 1939 में क्या शुरू हो जाती है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इस समय भारत के जो वाइसरॉय हैं वे हैं लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। याद आ रहा ना आपको? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक ऑफर रखा था जिसका नाम था अगस्त ऑफर। क्या नाम था? अगस्त ऑफर। अब इसके नॉर्म्स क्या क्या हैं ये मैं आपको यहां नहीं बता रहा हूं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी होगा युद्ध के बाद होगा, भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। फिलहाल भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया, आप जानते ही हैं। इसके बाद भारतीय लोगों से बातचीत करने के लिए एक मिशन और भेजा गया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। याद आ रहा है आपको? क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। इसको भी नामंजूर किया गया। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, और फिर हम देखते हैं 1945 में वेबल प्लान, लॉर्ड वेबल वाला, ठीक है, कि कैसे मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, और शिमला कॉन्फ्रेंस में जो सम्मेलन बुलाया गया था वो रद्द, यानी कि कह सकते हैं सफल नहीं रहा। फिर बाद में आता है आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया गया भारतीय नेताओं के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा इस तरह से एक्सेप्ट किया गया कि हमारी पाकिस्तान को लेकर मांग क्या रहेगी? जारी रहेगी। याद रहेगा आपको? तो कैबिनेट मिशन के ही तहत इसका निर्माण किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसका निर्माण किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि बात हो रही है संविधान सभा की। अब देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा है
कि कई चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं। संविधान सभा आप पढ़ चुके हैं भाई, पहले बस रिवीजन करना है। संविधान सभा की बैठक शुरू होती है 9 दिसंबर 1946। ये डेट कौन नहीं जानता। फिर 1946 दिसंबर 11 को परमानेंट उनके अध्यक्ष मिल जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वे, ये सब भी बातें आप जानते हैं। तो संविधान सभा बैठी, बातचीत चली, संविधान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजन शामिल किए जाने चाहिए। तो ये एक लंबी चौड़ी फिनोमिना है जो 1950 तक कार्यक्रम जारी रहता है। कई सारी बैठकें होती हैं। तो उन दिनों जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए उस पर चर्चा चल रही थी। उसमें फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो खैर बाद में जोड़ी गई, डीपीएसपी है ना, और कौन कौन से तत्व शामिल किए गए थे उसमें, ये सारी चीज़ें इन दिनों हो रही थी। तो इसमें संविधान सभा के बारे में जरा एक बार पढ़िएगा, ढंग से फिर से रिवाइज करिएगा, और कितनी इसमें राउंड्स ऑफ हुई, और इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, उद्देश्य प्रस्ताविका जिसे कहते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव किया, समथिंग लाइक दैट। सो मैनी थिंग्स आर देयर इन दिस टॉपिक। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं, हमारे कंटेंट में सभी किस चीज़ों को कवर किया गया है। ओके, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 तक तैयार है, लेकिन पूरी तरीके से लागू इसको किया जाता है कब, 26 जनवरी 1950 को, और भारत बन गया क्या, रिपब्लिक बन गया है। रिपब्लिक डे मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी 1950 को। ये सारी बात आप जानते हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे संविधान में। क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो हमारे संविधान का ये है कि इट इज द लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। भारत का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का ही है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, 12 शेड्यूल हैं। हालांकि शुरुआत में कितने थे, 8 थे। तो ये एक यूनिक फीचर है इसका, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये सब बातें आपने प्री में पढ़ी हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बात पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें कुछ फीचर डिस्कस अगर कर लें हम, तो आप पढ़िएगा जरा ढंग से। प्रीएम्बल क्या है, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या चीज है, इसको कुंजी क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह। क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ रखी हैं। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि इसके जो फीचर्स हैं संविधान के, ये ओरिजिनल नहीं है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंसिस्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक मूल संविधान नहीं है। हमने इसके कई सारे फीचर्स अलग अलग देशों से प्रभावित होकर लिए हैं, जो इंडिया की, कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो आपने ये कई सारे फीचर्स अपनी तैयारी के दौरान पढ़े हैं। तो फिलहाल फंडामेंटल राइट का रिवीजन फिर से करिएगा। ओके, प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल राइट पढ़िएगा, किसमें है ये, पार्ट 3 में है। कहाँ से शुरू है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ओके, हमारे फंडामेंटल राइट्स की कितनी कैटेगरीज हैं ये आपको पता ही है। पहली है आपकी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसका नाम क्या है, समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। फंडामेंटल राइट किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में अगर ये चर्चा में हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, करंट इवेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका है स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू फ्रीडम।
ये सारी बातें आप जानते हैं। थर्ड कौन सा हो जाएगा? 23 एंड 24, शोषण के विरुद्ध, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 21A बाद में जोड़ा गया था, जिसका संबंध राइट टू एजुकेशन से है, हम जानते हैं। फिर आपका आएगा नंबर 4 रिलीजियस फ्रीडम 25 to 28, है ना। 5वां आ जाएगा आपका माइनॉरिटीज़ वाला, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया था, प्रॉपर्टी वाला राइट था ये। और फिर नंबर 6 आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 32, इसका संबंध है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से है, यानी कि संवैधानिक उपचार है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ लेने में कोई दिक्कत आएगी आपको, हमारे कंटेंट में तो कवर है ही, और आप भी इन सब चीज़ों को जानते हैं पहले से ही। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। डीपीएसपी, जैसे हाल ही में उत्तराखंड में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से चर्चा में रहा, तो हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, वो पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हालांकि बाद में जोड़ा गया था, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट नंबर 1 में पढ़ लेनी होंगी। और ज़रा पता लगा लीजिए कि जो सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम चल रहा है आजकल, इस वाले पॉइंट से क्या कोई आयोग ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई क्वेश्चन बनाया है या नहीं। ओके, तो एक मॉडल की तरह काम कर सकता है। ओके, तो इसी तरीके से हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तेज़ी से करिए, आंसर लिखिए और फीडबैक भी दीजिए, और अपने आंसर का फीडबैक भी लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंतज़ार करिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू।